कि इस सोर्स पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है कि इस सोर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री के, पे देखेंगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी 90% तक भी जा सकती है। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय की स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ जिसमें मैक्सिमम टीचर और मेंटर्स उस सब्जेक्ट को कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है उसको डिकोड करने में फेल हो रहे हैं। सीधा सा मैं बोलूँ, टीचर्स और मेंटर बताते हैं कि आपको इस सोर्स से पढ़ लीजिए, हमारे नोट से पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आखिरी में जो आपका रिजल्ट निकलता है वो कितना निकलता है कि अगर यूपीएससी 15 क्वेश्चन पूछेगा तो आप पे कितने क्वेश्चन आएंगे उनके बताए सोर्स में से 4 से लेके 5 क्वेश्चन। और आप सभी अभ्यर्थियों के बारे में मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट में तो क्लियर होंगे कि उनको इस चीज़ में ये पढ़ना है। हिस्ट्री में आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी के पैटर्न को मैंने डिकोड किया है बहुत अच्छे से और आपको प्रूफ बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मैं आपको क्या दूंगा, सोर्स बताऊंगा कि इस सोर्स को पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कैसे सही करने हैं वैसे सही कीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो लगभग जो हमारे पिलर होते हैं यूपीएससी के जो 5 पिलर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका एनवायरनमेंट, इसका एक भाग है। तो पिलर होने का सीधा सा मतलब यहाँ पे होता है कि हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, हम चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमको हिस्ट्री में टाइम देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, आप टाइम देते हैं 50 से 100 घंटे, आपका आउटपुट कितना निकलता है कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आपके सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको हवा भी नहीं लग रही है। सीधी बात बोले तो सीधा से अगर हम पैटर्न की बात करें तो हिस्ट्री का अगर आप एवरेज दिखेंगे तो एवरेज 15 क्वेश्चन का है। लास्ट ईयर इससे 12 क्वेश्चन पूछे गए, हो सकता है इस बार 17 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, बाकी का इसका एवरेज इसका 14-13 से लेके 15 तक का हमेशा होता है। तो इसको हम इग्नोर कर नहीं सकते। अब इसके लिए हमको करना क्या, आप सीधे वो चलते हैं। अब इसकी स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी क्या रहेगी देखिए। अब इसकी स्ट्रेटजी की हमको 2 पैमाने लेने पड़ेंगे, एक है आपका कॉन्सेप्चुअल, एक है आपका फैक्चुअल। देखिए ट्रेंड क्या रहा है, दर 21-22 से ट्रेंड क्या रहा है, 2011 से हमारा पैटर्न चेंज हुआ था प्रीलिम्स का, ठीक है। उसके बाद से जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए उनमें एक प्रवृत्ति देखी गई, एक टेंडेंसी देखी गई कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस वो क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते थे और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, ठीक है। आप सबने ये चीज देखी होगी। लेकिन 2021-22 से क्या हुआ है कि एंशिएंट, प्राचीन भारत और मिडाइवल यानी आपके मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन कई सारे पूछ जाते हैं। या यहाँ तक हमने देखा है कि 2022 से तो हुआ क्या है कि अगर एंशिएंट और मिडाइवल को मिक्स कर दे तो मॉडर्न से बहुत ज्यादा बेटे जा रहा है। यानी 100% क्वेश्चन में से 60 to 70% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन सिर्फ एंशिएंट और मिडाइवल से, बाकी की 30% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपके मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं। अब इसके लिए हमको क्या सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल को याद करना बहुत टफ होता है और उसके जो फैक्ट होते हैं वो भी याद करना बहुत ज्यादा टफ होता है और इसके लिए कोई एक सोर्स नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि आर एस शर्मा तो उससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपसे बोले कोई सतीश चंद्रा तो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मेरी एक बात समझ में नहीं आता, बहुत सारे टीचर्स मेंटर्स क्या बता देते हैं, उल्टी सीधी बुक आपको बता देंगे कि आप प्रीलिम्स का टाइम है, आप उपिंदर सिंह पढ़ लीजिए। क्या पागलपंती वाली बात है, सीधी बात बोलूं तो, कि एक स्टूडेंट जिसकी सिर पर प्रीलिम्स का बाहर आ चुका है, उसको एनवायरनमेंट पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और भी सब्जेक्ट उसको तैयार करना, करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसको टेस्ट देना है, वो आपकी 600 से लेके 800 पेज की बुक कैसे पढ़ेगा। सोर्स को आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना सीधा सा बंद कीजिए, अभी बोल रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, अब मैंने टेंडेंसी आपको बता दी कि एंशिएंट मिडाइवल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है और मॉडर्न से भी क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन इसकी टेंडेंसी कम हुई है। क्या 25 में दोबारा से मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी यूपीएससी कभी नहीं है। क्यों? यूपीएससी कभी भी अपनी टेंडेंसी को चेंज कर सकता है, तो हमको तीनों को बराबर मान के चलना है। हाँ, लेकिन एंशिएंट मिडाइवल पे भी ध्यान देना है। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको सोर्स क्या रखना है, सीधा सा सोर्स रखेंगे आप। क्या? सबसे पहला रहेगा घटना चक्र, अभी मैं आपको बताऊंगा इनको यूज कैसे करना है सबसे पहले। सेकंड आपको क्या रखना है, लूसेंट। और थर्ड क्या रखना है आपको, एनसीईआरटी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा सभी टीचर्स की तरह कि सर आपने भी तो सभी टीचर्स की तरह बहुत ज्यादा सोर्स बता दी। नहीं, एक पूरा वीडियो बिना 1 सेकंड कट किए आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज को पूरा नहीं पढ़ना होता है, किस में क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताऊं इसको पढ़ना कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन इस सोर्स की ऑथेंटिकेशन क्या है, इस सोर्स को हम क्यों माने, इसका मैं एविडेंस दूं
तो सीधा सा मैं 2024 के सभी क्वेश्चन को लूंगा लाइन टू लाइन, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नंबर है उसके द्वारा लेता हूँ। क्या क्वेश्चन इन सोर्स को मैं बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सिर्फ 2024 में या 23 में भी क्वेश्चन आए हैं, या 23 तो छोड़िए 22 में आए हैं, क्या 21 में आए हैं, तो मैं बोलूंगा इस सिंगल सोर्स से आपके 80% क्वेश्चन 2017 के बाद के सभी क्वेश्चन 2024 तक के हिस्ट्री के यूपीएससी प्रीलिम्स के पूछे जाते हैं। इसका एविडेंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 2024 के क्वेश्चन नंबर 54 से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गौतम बुद्ध को सामान्यतः किस उपनामों से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके ये है, आपको पता था यहाँ पे नायपुत्र उनका नाम नहीं है, शाक्य मुनि है तथागत है। जब फर्स्ट इंप्रेशन मेरा इस क्वेश्चन को पढ़ा था या फर्स्ट बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, मेरे माइंड में दोनों चीजें क्लिक कर गई थी। क्यों? उसका कारण एक था क्योंकि मैंने ये फैक्ट मुझको याद नहीं था। मैं रियल बोलूं, मैं ईमानदारी के रूप में आपसे बोलूंगा, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मुझे याद नहीं था, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन मैंने एक चीज को देखा कि इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि 2 और 3 सही है, फर्स्ट मुझे आंसर सही लग रहा। क्यों? इसका पीछे कारण ये था कि मेरे जो कॉन्शियस माइंड में है वो ये चीज बनी हुई थी क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ था। ये क्या लिखा है? ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए, बुद्ध का अन्य नाम तथागत और शाक्य मुनि मिलता है। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रीलिम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। इसमें आंसर क्या था? ई था, इनमें से कोई नहीं, सीधा सा क्या। और इसी के जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है घटना चक्र का, हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहां पर ये लाइन लिखी हुई है। क्या ये इस लाइन को पढ़ने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते? ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ ना, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट आपके प्रीलिम्स में आपका जो कट ऑफ की लिस्ट होती है, जो आपकी लिस्ट आती है रिजल्ट के दिन, उस लिस्ट में आपका नाम देखिएगा उस दिन। क्वेश्चन है, प्रातविक स्थल नाम दिए हैं, राज्य दिए हैं, विवरण दिए, इनको क्या मिलाना? हमको इनकी जोड़ियां मिलाना है, कौन सी सही है पंक्तियां। ठीक है, अब मैं आपको लाइन देता हूं, ये लाइन लिखी हुई है आईएएस प्रीलिम 2021 का क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था बुर्ज होम वाला, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र में दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधर नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या लिखा है? उड़ीसा में। इस फैक्ट से मुझे ये पता लगता है कि आपका पहला नंबर वाला गलत है, तो मैं क्या कर दूं? एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, सेकंड देखिए, इनाम गांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल है। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का 997 का क्वेश्चन में क्या लिखा है? महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की नेवासा देवाबाद चंदोली इनाम गांव। कहाँ के? महाराष्ट्र लिखा हुआ है, इनाम गांव लिखा हुआ है, ताम्रपाषाण लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन से मुझे पता लगता है, इस एक्सप्लेनेशन से, इस लाइन से, कि सेकंड सही है। तो इसमें सेकंड है ही नहीं, मेरा सीधा सा आंसर क्या आता है? बी। इसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत ही है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एज इट इज जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में दिए रहते हैं उसको मैं नंबर वाइज उठाया है। 54, 55 हो गया, 56 नंबर वाला ये है। पुर्तगालियों को क्या दिया? भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कहां से पूछा है? 2023 का क्वेश्चन देखा था आपने? मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? क्या आपको थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटीज नहीं दिख रही है? इसमें देवराय नाम प्रथम लिखा है, इसमें कृष्ण देवराय लिखा है। आपका इसमें नाम असली या आंसर क्या था? आपके आंसर तो यही थे ना। यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का पेपर नहीं है, उसमें कुछ गैस वर्क हमको करना पड़ता है। अगर इस क्वेश्चन को मैंने कहीं भी पढ़ा भी नहीं होता तो मेरा फर्स्ट जो गट फीलिंग्स होती है, हमेशा याद रखें, यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले 15,000 स्टूडेंट्स में से 14,900 स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन गट्स फीलिंग के आधार पर ही सही करके आते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो उनको याद नहीं है या उन्होंने पढ़े हुए होते हैं, तो वो उनको कंफ्यूजन होता है, तो गट फीलिंग के आधार पर उनके क्वेश्चन सही होते हैं। वही होती है गट फीलिंग। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपको सही कौन सा लगता है? मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ तो आपका फर्स्ट क्या जाता कि किससे? विजयनगर साम्राज्य से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कृष्ण देव राय हैं वो विजयनगर साम्राज्य से ज्यादा संबंधित है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ है कि इन्होंने बुक भी लिखी थी। ये क्या करते थे? तेलुगु कवियों के अपने राज्य की संरक्षण में रखते थे। तो मेरा आंसर क्या आएगा? ये 56 नंबर। ठीक है, 57 नंबर देखिए, कार्ड वाले द्वारा राजस्व संग्रहण वाला क्वेश्चन कहाँ दिया है? यूपीपीसीएस का 1991 का क्वेश्चन। क्या लिखा है?
ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के और इसी के साथ सूर्यास्त जो नियम था वो भी घटना चक्र में दिया हुआ है, आपके दोनों ये सही होते। अब एक चीज और याद रखने की है, कुछ क्वेश्चन हमको एलिमिनेशन मेथड और लॉजिक के साथ सही करना पड़ते हैं। क्यों? क्यों देखिए, अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी? औपनिवेशिक थी। औपनिवेशिक नीति का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ खुद के हित के लिए कार्य करते थे, सीधा सा। इसमें क्या लिखा? राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। भाई वो छूट क्यों देंगे? अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ही पढ़ा तो आपको पता होगा कि अकाल पड़ जाते थे, इसके बाद भी वो टैक्स लेना कम नहीं करते थे। आपको पता होगा कि गांधी जी जब चंपारण गए तो वो किसके कारण गए थे? कि वो टैक्सेशन कम नहीं हो रहा था, तिलकटिया पद्धति नाम सुना होगा ना आपने। तो अंग्रेज इसको माफ क्यों करेंगे? तो फर्स्ट गलत, सेकंड आपका यहां से ठीक हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये वाला सॉल्व होता। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरवल नहीं है। ये क्वेश्चन लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको गलत नहीं लगता कि इतने सारे उपनिषद हैं, क्या किसी में भी नीति कथा नहीं होगी? मैं हर बार बोलता हूँ, जब मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाया था, आपसे कई बार पीवाई क्यू सॉल्व भी करवाया, तब भी बोला था मैंने कि इसकी अपवाद या एक्सेप्शन हमेशा हर चीज का होता है। तो इसका एक्सेप्शन होता कि मान लीजिए 100 पेज की मेरे पास एक किताब है, आप ये बोल रहे कि उसमें एक वर्ड नहीं होगा, वो होगा एक, तो संभावना होगी कि ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक की बेस पर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका सही है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होता है इसको, घटना चक्र को, तो क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है क्या? एक नीति कथा ही तो है। तमसो मां ज्योतिर्गमय क्या है? एक नीति वाक्य है। नीति वाक्य आएगा कहां से? नीति कथा से। तो भी अगर ये दिया हुआ है, अगर आपको ये पता था, तो आपका ये लॉजिक बेस पे ऐसे गलत हो गया, सेकंड आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। सभी क्वेश्चंस को लिया, मैं ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को छोड़ दूंगा कि अपने वीडियो को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। नाटककार भास की रचना कौन सी है? क्या लिखा हुआ है? घटना चक्र। आप खुद जाके घटना चक्र में ये पेज नंबर सहित देख सकते हैं। टॉपिक को निकालिए, टॉपिक को चेक कीजिए, आपको ये वहीं से स्क्रीनशॉट लिए मिल जाएंगे। 13 नाटक उपलब्ध हुए किसके? महाकवि भास के। ये क्या लिखा हुआ है 9वें नंबर पर? मध्यम व्यायोग। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या इससे सॉल्व होता? 100% होता। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन और देखेंगे हम। आप देखिए, समझने वाली चीज क्या है। यूनेस्को, जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया वो उनको पता होगा, यूनेस्को की जो हेरिटेज लिस्ट थी वो इतनी ज्यादा करंट अफेयर्स में थी कि चारों तरफ इसका नाम आ रहा था कि 2023 में कौन कौन जोड़े गए। अगर कोई शॉर्ट नोट्स भी बना रहा था तो ये नाम वो जरूर लिख रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा 2023 में, ये 23 में क्या थे? करंट अफेयर्स में थे, और 365 में भी ये डायरेक्ट दिए हुए। तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन तो आपके किससे सॉल्व होने थे? 365 से। अब मैं इस क्वेश्चन को मानूंगा कि ये क्वेश्चन है जो आपका घटना चक्र से नहीं आया। इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं, लेकिन इसमें भी याद रखने की चीज क्या है? क्वेश्चन इससे नहीं आया, लेकिन प्रज्ञा पारमिता सूत्र और ललित विस्तार, ठीक है, ये 2 घटना चक्र में दिए हैं। अगर आप 50% एलिमिनेशन कर देते हैं तो आपके क्वेश्चन के आंसर तक जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% बढ़ भी जाती है। अब आपके पास ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको ए, जैसे बी और सी में से चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसको ए या बी या सी या डी में से चुनना है, या जिसको सिर्फ बी और सी में से चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। सिर्फ आप इसको घटना चक्र को पढ़ लिए होते तो। अब ये क्वेश्चन दिए आपके, क्या धान्य कटक, धान्य कटक कहाँ दिया हुआ था? पीट 365 किसकी? कल्चर वाली बुक में, 365 में। ठीक है, ये क्वेश्चन किस में दिया है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लूसेंट में भी दिया हुआ है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोरकई पुमुहार, ये आया हुआ क्वेश्चन है कब? 2011 का यूपीपीसीएस का घटना चक्र में, इसका पूरा एज इट इज ये दिया हुआ है। इसका देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछा गया कि ये पूछा गया कि ये पूछा क्या है? राजधानी नगर है, पोर्ट्स है, या लौह इस्पात निर्माण के केंद्र है, या जैन तीर्थंकरों के चैत्य है। जबकि दक्षिण भारत में कोरकई कौन सा था? पश्चिम वाला बंदरगाह था या पूर्व वाला था? अगर ये क्वेश्चन अब पूछ लिया गया तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर नहीं दे पाएंगे, और ये सीधा सा आपके लूसेंट में लिखा हुआ है। अब इन सोर्स को यूज कैसे करना वो मैं आपसे बात करता हूं। मैंने आपको एविडेंस दे दिए हैं हर एक क्वेश्चन का। अब या ध्यान रखने की चीज क्या है, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बताए, ठीक है। 12 क्वेश्चन आए थे 2024 में। आपके
कितने क्वेश्चन घटना चक्र से आए थे? सीधा सा 9 क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन यूपीएससी की तैयारी जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, 99% स्टूडेंट्स या 99.5 स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, तो वो उनको इस सोर्स के बारे में तरीके से पता ही नहीं है, वो इसको यूज कर ही नहीं रहे। पता भी होगा तो उनको इतना एविडेंस नहीं पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाते, ठीक है, 365 से आपके 2 क्वेश्चन वहां सही रहते, तो आपकी कितनी ज्यादा मैक्सिमम जा रही है कि 12 में से 10 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो रहे हैं ना। क्या स्ट्रीम में आप इतने अच्छी मार्किंग की या इतने अच्छे बेटिस या इतनी अच्छी मार्किंग की आप उम्मीद कर सकते थे इस वीडियो से पहले कि इससे अच्छी मार्किंग भी हो सकती है? 23 के क्वेश्चन देखिए, 22 की देखिए। अगर आपको सिर्फ 24 के क्वेश्चन में विश्वास ना हो, मैंने इस सोर्स को 24 के पेपर से पहले भी अपनाया था और मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। क्यों अपनाया था? क्योंकि मैंने जब 23 का एग्जाम देखा, फिर मैंने इसको क्या किया, डिकोड किया कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। अलग अलग टीचर अलग अलग भाषा बोलते गए, किसी ने बोला कि लूसेंट पढ़ लो, किसी ने बोला एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन सही डिकोड किसी ने किया ही नहीं। मैंने घटना चक्र में विश्वास किया था 24 में, जो कि काम आया। ठीक है, अब घटना चक्र को पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना नहीं है, करना क्या है, आपको सिर्फ एक सोर्स को पढ़ना है, वो है लूसेंट। इसको पढ़ने से पहले आप करेंगे कि क्या, देखिए लास्ट के 2013 तक के, ठीक है, 24 से लेके 13 तक के आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। किसके? यूपीएससी के। कहां से? धर्मेंद्र जागर सर की बुक से, जिनका पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। फैक्ट्स है उनका एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा कि तो वो तो पढ़ नहीं है। क्वेश्चंस के आपको क्या बनाने? थीम्स बनाने की, किस थीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट मिले। कैसे? जब आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगा कि बुद्ध धर्म या आप बोलेंगे बौद्ध धर्म बोलते हैं, बौद्ध धर्म से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल। जैन धर्म आपका इंपोर्टेंट है, वैदिक काल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। सिंधु घाटी सभ्यता और इससे पूर्व महापाषाण कालीन या आपके नवपाषाण कालीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चोल चालुक्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गुप्त काल और मौर्य काल से क्वेश्चन कम पूछे गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है गुप्त साम्राज्य से या मौर्य साम्राज्य से इसी साल क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे क्या रहेगी, प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी हमें। कैसे? जो आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य को आपको 100% पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बार छावा मूवी आई है, उसकी वजह से मराठा साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके जो अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में भी आया है। कौन सा वाला? कि कौन कौन सेनापति या कमांडर नहीं होते थे। उसमें 4 ऑप्शंस दिए थे आपके, क्या? पंडित राव लिखा हुआ था, पंडित राव लिखा था, उसमें पेशवा नाम दिया हुआ था, तो वो भी क्या होता था आपका जियो साइंटिस्ट में पूछा है। जियो साइंटिस्ट का सीधा मतलब होता है यूपीएससी उस ओर ध्यान दे रहा है, तो यूपीएससी हो सकता है फिल्म्स में भी ये पूछ ली। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स का नाम लिखना है। तो आपके स्टार्टिंग के जो 15 टॉपिक्स आप नाम लिखेंगे, उसी 15 टॉपिक्स में से पीवाईक्यू के बेस पर कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन 15 टॉपिक्स के जब नाम आपके सामने आएगा तो 25 का यकीन माने 2025 के 80% क्वेश्चन उन्हीं 15 टॉपिक्स में से आएंगे। 15 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। स्टार्टिंग के 8 टॉपिक्स में से 8 टॉपिक्स में से 80% टॉपिक्स या आपके क्वेश्चन फिल्म्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, पढ़ना तो पूरा ही है। अब आप क्या करेंगे, उन 8 टॉपिक्स को, 8 अध्याय को लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट से आपने सभी फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया, हाईलाइट कीजिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स को, कैसे भी इसको रट डालिए बिल्कुल। इसके बाद क्या करना, आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़िए। अब उस टॉपिक के क्वेश्चंस को, इसमें क्या इसमें क्या दिए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन या क्विज दिए हुए हैं, उन क्विज को सोल्व करना है। ठीक है, उस क्विज को सोल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सभी को पता है उसको क्विज को आपने सोल्व, किसी क्वेश्चन को आपने सोल्व किया, उसमें पहले एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि क्या किसी लॉजिक की बेस पर ये गलत हो रहा है, फिर लॉजिक को देखना है कि क्या वो सही जा रहा है। ठीक है, अब उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट दिया होता है, उसमें हो सकता है कि उसमें 100 वर्ड दिए हुए हैं, उसमें इंपोर्टेंट सिर्फ 10 या 1 लाइन ही है, तो उस 1 लाइन को क्या करना, हाईलाइट करना है। लेकिन क्या हाईलाइट करने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? घटना चक्र एक बहुत बड़ी बुक है, जैसे 600 से लेके 800 पेज तक की, लेकिन मैंने क्या बोला आपसे, पूरा पढ़ना है? नहीं पढ़ना है पूरा।
सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके लिए। क्यों? अब क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ लिया, तो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं आपको, जैसे कोरकई और पोमहार वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स पे लिखा हुआ था। कहाँ से लिखा था मैंने? घटना चक्र से लिखा था। गढ़ वाला जो क्वेश्चन आया, मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ था? मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ था, पश्चिम बंगाल में तो है ही। जब मैं नोट्स बनाया था उसमें मैंने ये भी लिखा था कि विद्याधर नदी के पास में है। मैं आपको अपना नोट्स बता सकता हूँ। अब हो सकता है स्टूडेंट्स ना माने कि आपने ये नोट्स बाद में भी तो बना सकते हो 2024 के क्वेश्चन पेपर के बाद। नहीं, अब मेरे कई सारे फ्रेंड्स को मैंने अपने बताया था, जब एग्जाम हुआ था उसी दिन एज इट इज मैंने बताया था, देख मेरे पास नोट्स है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो वो भी यकीन कर नहीं कर पा रहे थे क्या नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उनको सोच बताया था कि मैंने घटना चक्र से नोट्स बनाए थे, ठीक है। लूसेंट इस टॉपिक को पढ़ा, इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ा, उसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखे आपको देखने को मिले। उन फैक्ट्स को आपको क्या होना, एक फैक्ट शीट में आपको वो फैक्ट्स लिखते जाने हैं, ठीक है। बीच में एक लाइन कीजिए और उसमें लिखते जाने, ठीक है। अब इतना कर लीजिए, स्टार्टिंग के 10 टॉपिक्स जो आपने लिस्ट बनाई थी कि इतने टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, अब आपके पास टाइम बचता है तो आगे के सभी टॉपिक्स को उससे खत्म कर दीजिए, लूसेंट को पढ़िए और घटना चक्र से उस सभी के क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। अब 800 पेज की तो ये बुक है, लेकिन क्या पूरा पढ़ना पड़ता है? नहीं पढ़ना पड़ता। क्यों? घटना चक्र की 40 से 50% क्वेश्चन तो कैसे हैं, रिपीट होते हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन में भी पार्ट क्या लिखा रहता है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, तो आपको ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। और कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट लिखे होते हैं, तो आपको टाइम, आपको लग रहा है ना ये 800 पेज की किताब है, ये 800 पेज की किताब नहीं है, ये सिर्फ 200 से 300 पेज की किताब है। अब आपको टाइम कितना देना होगा? अगर आपको एनसीईआरटी या आपको जो हिस्ट्री है वो भार लग रहा है अपने ऊपर, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, डेली के सिर्फ 2 घंटे देंगे। अगर आप 1 अप्रैल से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 30 अप्रैल तक आपके पास 30 दिन है। 30 दिन का सीधा मतलब होता है 2 घंटे पर डे, यानी 60 घंटे में। मैं बोलता हूँ 60 घंटे में आप पूरा घटना चक्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना नहीं, इससे क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसके फैक्ट शीट इससे बना सकते हैं, और लूसेंट से भी आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया, और इसके बाद भी 60 घंटे इतने ज्यादा होते हैं कि आप इनका दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हैं। अब जब आपका क्या आ जाएगा, 1 मई आ जाएगा, तब आप जो आपने जो फैक्ट शीट बनाई है इसको रिवीजन करना है, और आपको लूसेंट को रिवीजन करना है। अब क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने में मैक्सिमम कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। किसी भी दिन, संडे को जब भी टाइम निकाल सकते हैं उसको पढ़िए। इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको सिर्फ हाईलाइट कर लीजिए, सिर्फ हाईलाइट करते जाइए, तीनों बुक पढ़ लीजिए। इसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, उस दिन नहीं तो 2 दिन बाद ही सही, जो आपने फैक्ट शीट बनाई है किसकी, घटना चक्र की, उसमें बीच में जोड़ दीजिए। बीच बीच में क्या कर दीजिए कि लास्ट में 3 पेज जोड़िए। 3 पेज में क्या होगा, सिर्फ 3 या 4 पेज के नोट्स बनेंगे, किसके, एनसीईआरटी के। मैक्सिमम 3 पेज के मेरे जो नोट्स हैं वो सिर्फ 3 या 4 पेज के ही नोट्स है, किसके, 12th की एनसीईआरटी के तीनों बुक के, यानी एक बुक का सिर्फ 1 पेज का नोट्स, बस सिर्फ इतना। क्या फैक्ट शीट 400 पेज की 400 पेज की नहीं होगी? नहीं। जब मैंने खुद ने इसका नोट्स बनाया है पूरी घटना चक्र का, ना कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स का, तो मैं आपको बताऊं, मेरा 30 से 40 पेज का नोट्स बना है। जिसको मैं नोट्स कैसे बनाया है कि मेरा सिंगल पेज है, उसमें मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, और यहाँ पे फैक्ट्स लिखते लिखते गए हो, और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाया है। हो सकता है जिसके कारण क्या हुआ, मेरा नोट्स बहुत कंपाइलेशन बहुत इजी हो गया और शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ऐसे ही करना है। मैंने तो अपने से मेहनत कर ली है, अब आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। अब आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर आप फ्रेंड सर्कल है आपका कि 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलकर करें कि 10 टॉपिक्स का तू बना ले, 10 टॉपिक्स का मैं बना लेता हूं, तो ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे हुआ क्या, जल्दी होगा ये काम, कि आप सीधा फैक्ट शीट उठाएंगे और पढ़ लेंगे। इसने फैक्ट शीट बनाई है, आप उसकी ले लेंगे, आप खुद की फैक्ट शीट अपने फ्रेंड को दे देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है, एनसीईआरटी के लिए 6 घंटे देने देने हैं। सिर्फ एक रीडिंग करना है इंपोर्टेंट फैक्ट्स को, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं अब, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट को फैक्ट शीट में इंक्लूड कर लेना, बस। इसके अलावा अब मैं गारंटी दे सकता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन, अगर आपने इस दोनों को, तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है, कि देखिए मैंने सोर्स आपको ज्यादा नहीं बताई, क्यों, पढ़ना तो सिर्फ इसी को है, इससे तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं ना, और इसके क्या, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ना, उसको फैक्ट शीट में डाल देना। यानी मैक्सिमम आपके पास कितने, 40 से 50 पेज के नोट्स होंगे रिवीजन करने के लिए। यानी 1 मई तक आपके पास सिर्फ 50 पेज के नोट्स हैं हिस्ट्री के। उन 50 पेज के नोट्स में से ही आपके 70 to 80% क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की, अगर क्वेश्चन आए 15, तो आपको 10 क्वेश्चन तो पढ़े हुए ही मिल जाएंगे, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। और इतनी ज्यादा जो
वेटेज है या एक्यूरेसी बोले सबसे अच्छे शब्द होगा वो एक्यूरेसी किसी स्टूडेंट की नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा और जो इस सोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी, चाहे वो किसी सतीश चंद्रा को पढ़ लें, आर एस शर्मा को पढ़ लें या किसी बुक को पढ़ लें, उनकी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। सिर्फ इतना कर लीजिए, बस इतना इनफ रहेगा आपके हिस्ट्री के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी किसी सोर्स को लेकर या अदर किसी चीज को चाहते हैं तो आपको कमेंट जरूर करना है। और क्या ये वीडियो आपके हिस्ट्री में जो कंफ्यूजन था क्या उसको दूर कर पाई है आपके, तो आपको आंसर देना है अभी कमेंट में, और कमेंट में जरूर बताना है कि हमने जो मेहनत की आपके लिए, ये सोर्स मैंने आपको बताया, क्या ये आपके लिए काम करेगा, क्या वर्क कर सकता है आपके लिए, तो कमेंट जरूर करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, सिर्फ कमेंट कीजिए। इससे होता क्या है, जब कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा भी जो हौसला है वो बढ़ता है बहुत ज्यादा, और हम मोटिवेट होते हैं इस चीज को लेके। तो ऐसे ही मैं अदर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं भी आपसे एक ही चीज का डिमांड करता हूँ, वो है एक कमेंट कर दीजिए बस, ठीक है। जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, और कैसे, क्या ये सोर्स आपने पहले कभी सुना था, क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस में सब बात करते हैं इस चीज की, सब बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन कोई यूपीएससी के लिए बात कर ही नहीं रहा है कि घटा चक्र को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।